अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आली आज की धमाकेदार मिर्चों से भरपूर खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहली जो धमाकेदार खबर है वो ये है कि फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से उनकी जान खलासी हो। उनका वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ जिसमें वो भागे गिरे मगर ना बचे। और अब की बार जनाब ये हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, थोड़े दिन पहले उनकी एक पिक्चर भी वायरल हो रही थी काकड़ साहब के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी बात ये कि इदारों का एक असूली मौक़िफ़ है, वो उससे पीछे हट नहीं सकते हैं। और इदारों का असूली मौक़िफ़ ये है कि जिस किसी ने भी सानेहाए 9 मई के अंदर अपना कोई भी हिस्सा डाला है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसे रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा और साजिश तस्वुर किया जाएगा। अब ऐसे में फवाद चौधरी की जो कांपें हैं वो टांग रही हैं। अब हुआ क्या है, फवाद साहब जो हैं वो जनाब आली परवेज़ इलाही के स्टेटस पे जा रहे हैं। वो किस तरह से कि अब की बार वो अदालत से बेचारे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि बगावत पर उकसाने के केस में फवाद चौधरी पे 27 सितंबर को खबर है, मेरी तो इतलात यही है कि 27 सितंबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है और उसके बाद उनको सज़ा होगी। अब देखना यह है कि फवाद चौधरी जो हैं वो क्या करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बंदियाल साहब की छुट्टी के बाद आप देखेंगे सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग जो हैं ज़ियाउल हक के दौर को भूल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें अब आपके सामने हो रही हैं। पाकिस्तान में कैसे क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे स्मगलर्स और सियासतदान पकड़े जा रहे हैं, कैसे लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, कैसे लोगों को सजाएं हो रही हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आज आपको देनी है वो ये है कि फराह गोगी जो उस्मान वज़दार के साथ मिलकर ये सारी करप्शंस करती थी और मुल्क से फ़रार हैं, उनके समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि वफाकी काबीना की जो ज़ैली कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है यानी ECL, उन्होंने फराह गोगी समेत 17 अफराद के नाम जो हैं वो ECL में डालने की मंजूरी दी है। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ कि वज़ीर मवासलात और रेलवेज़ शाहिद अशरफ तारड़ हैं जी, उनके अलावा निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी, वज़ीर मवासलात और रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ के अलावा वज़ीर दाखिला, वज़ारत कानून और दीगर इदारों के अफसरान जो हैं उन्होंने पहले शिरकत की। और ये जितने भी अफसरान के नाम मैंने लिए हैं इन्होंने 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 17 अफराद के नाम डाले गए हैं इसमें ना सिर्फ फराह गोगी शामिल है बल्कि उनके जो शोहरे नामदार हैं यानी कि एहसन जमील गुज्जर साहब, उनका नाम भी इसमें डाला गया है। और इजलास में 7 मुख्तलिफ नौइयत के जो केस हैं उसके अंदर ये बेसिकली सबके जो नाम है यानी जो सबके नाम आए हैं वो 7 मुख्तलिफ नौइयत की इकसाम के केसेस हैं। और ECL से इनके नाम जो निकालने की सिफारिश है वो भी की गई, लेकिन उसके बावजूद नजर सानी के लिए पहले इसको पेश किया गया और फिर अपीलों में से 5 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। लेकिन फाइनली जो है ज़ैली कमेटी की सिफारिशात जो है हतमी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर काबीना को भेजी जाएंगी। लेकिन इम्कानात यही हैं कि ये टोटल 17 के 17 नाम जो है इनमें से कोई भी नाम को रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इससे भी अगली खबर की तरफ। इससे अगली खबर जो है, 2 खबरें हैं जी कराची से। कराची से एक बुरी खबर ये है कि कराची के अंदर ज़लज़ला आया और जो रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है वो है जी 2.9। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कराची के अंदर इस कदर बोसीदा इमारत हैं, इस कदर बोसीदा इमारतें हैं कि जितनी वो फलक बोझ इमारतें हैं, आप जब उनको देखते हैं और जो उनकी हालतें देखते हैं ना, तो वो ऐसी हो चुकी हैं कि रेत की दीवार, आप उनको हाथ भी लगाएं तो शायद वो गिर जाएं। यानी वहाँ पर किसी इमारत को अगर खाली करने के लिए भी कह दिया जाए ना कि 50 साल गुजर जाएं और कहें कि इस इमारत को खाली कर दो, तो लोग मरने को तरजीह देते हैं लेकिन वहाँ से निकलते नहीं है। बेचारों के पास रहने की जगह नहीं। कराची के अंदर ये हालात चल रहे हैं। और अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले लीबिया के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया है, टॉर्नेडो से भी ज़्यादा खतरनाक, जहाँ पर बस्तियों की बस्तियाँ उखड़ गई हैं। इतना ख़तरनाक वहाँ पर तूफ़ान आया है। और वो जो इलाका है लिबिया के अंदर, वो ऐसा इलाका है कि पहाड़ी इलाका है। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखें कि नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जैसे आपको याद होगा कि ज़लज़ले आए थे 2005 के, बल्कि उससे भी ख़तरनाक जो लिबिया के अंदर है वो ज़लज़ला आया और उसी के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और मुल्क है, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हुई, वहाँ पर भी वेदर का सारा निज़ाम जो है वो बिगड़ा। कुछ लोग इसको हार्प टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में ज़लज़ले आ रहे हैं या सब कुछ आ रहे हैं। कुछ लोग क्लाइमेट चेंजेस की बातें कर रहे हैं। तो उसी के नतीजे में आप देखेंगे कराची के अंदर तो वैसे भी अल्लाह माफ़ करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत वैसे ही बड़ी ख़राब है। और कराची के अंदर ये अल्लाह का शुक्र है कि जो रेक्टर स्केल था वो 2.9 था, जिसकी वजह से अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जो कराची से खबर आ रही है वो ये है कि एहतसाब अदालत ने जरदारी साहब के जो बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर आसिम,
उनके खिलाफ मुबैना करप्शन केस जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, उसका रेफरेंस जो है वो नैब को भेजने का फ़ैसला कर लिया है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्टर आसिम है, इनके खिलाफ पहले भी एक मरतबा इंक्वायरी चल चुकी है, और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि दोबारा से डॉक्टर आसिम के ऊपर जो शिकंजा आया है उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि आने वाले दिनों में आप ये खबर सुन सकते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल जो हैं वो अलायंस करने जा रहे हैं। किसके साथ? वो अलायंस करने जा रहे हैं न्याजी साहब के साथ, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद नून लीग के साथ उनके वो मुफादात जो हैं वो उस तरह से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो टिल्ट है वो ज़्यादा, या जो उनका झुकाव है वो किसकी तरफ है, वो नून लीग की तरफ है। तो अब वो पैंतरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पैंतरा बदलता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेता है, उसके साथ फिर वो होता है तो उसके इर्द गिर्द जो आस पास होते हैं फिर उनको रगड़ा लगता है। तो रगड़े की जो पहली शख्सियत सामने आया है वो डॉक्टर आसिम है। तीसरे नंबर पे जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे जो हसास इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन कर रहे हैं स्मगलर्स के ख़िलाफ़, माफिया के ख़िलाफ़, मंशियात के ख़िलाफ़, जितने भी इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, मंशियात वाली फैक्ट्रीज़ को जला दिया गया है, स्मगलर्स के घरों पे छापे पड़ गए हैं, सियासतदान गिरफ्तार हो गए हैं, डॉलर की कीमत कम हो गई है, चीनी का सारा मामला, और उसके बाद अफ़गानियों के ऊपर जो उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया हुआ था सोशल मीडिया पे जिस तरह से, तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की 75 से 76 साल तारीख़ में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर जो है वो अफ़गानियों के लिए बंद किया हो। लेकिन ये जो सारी तूफ़ान बदतमीज़ी हुई, फिर उसके बाद आपने देखा कि अफ़गानिस्तान से बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई। फिर चित्राल के अंदर जो शवाहिद मिले उसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान के शामिल होने की बातें थी। तो उसके बाद फाइनली जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने फैसला किया कि जितने भी अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर है उन सबको एक तो निकाला जाएगा, और दूसरा ये फैसला किया कि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको सबसे पहले बंद किया जाए। उसके अलावा भी आपको पता है कि जब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज जो है वहाँ पर बाड़ लगाने की बात करती है या सरहदों के ऊपर काम करने की बात करती है तो क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। तो उसके नतीजे में जब पाकिस्तान ने ये क्रैकडाउन शुरू किया और सारे ट्रक जो हैं आर पार खड़े हो गए और कोई ना ट्रक उधर जा सकता था ना उधर का इधर आ सकता था, तो उसके बाद जो अफ़गान हुकूमत है वो घुटनों पे आ गई, माफ़ी मांगने पे आ गई, और उन्होंने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना होने की यकीन दहानी करवा दी। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि अफ़गान हुकाम ने ये यकीन दहानी करवाई कि अल्लाह का वास्ता आप जो है ना बॉर्डर खोल दें, और कस्टम हुकाम जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि तुरखम का फिर जो बॉर्डर है उसको फाइनली खोला गया है कुछ अरसे के लिए, और कहा गया है अफ़गानियों को कि ठीक है हम देखते हैं कि आप किस तरह से हमारे साथ चलते हैं, अगर आइंदा आपने फ्यूचर में ऐसा कुछ किया तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो अभी हुआ है। तो तुरखम की जो गुजरगाह है, तजारती गुजरगाह सरगर्मियों के लिए कल से खोल दी जाएगी, यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये खुल चुकी होगी। आपको बताती चलूँ कि पिछले 10 दिन से ये बॉर्डर जो है ये बंद था, और उसके बाद फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो गुजरगाह है वो मुकम्मल तौर पे बंद थी, और 6 सितंबर को पाक अफ़गान कुशीदगी के बायस ख़ास तौर पे जो वहाँ से फायरिंग हुई थी, और उसके बाद चित्राल के अंदर उनके शवाहिद मिले थे, और फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे बदतरीन मुहिम चलाई गई पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद उनको औकात जब दिखाई गई तो उसके बाद अब उन्होंने फाइनली पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि आप बॉर्डर खोल दें और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो देखना ये है कि अपने वादे पे कितने कारबंद रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान बार एसोसिएशन का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में जो इशाइया है उसका बाइकॉट का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और क्यों ऐलान किया है, कैसे किया है, इसके बारे में आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम जो है वो एक नोट लिखा है, और उस नोट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इशाइये में एहतजाजन शिरकत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलामिया है उसमें जो उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे, पाकिस्तान बार एहतजाजन जजेस के चीफ जस्टिस के एजाज़ में इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। और साथ ही एलामिया के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान बार जो है वो चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदही करती है, और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का जो अलवदाई रेफरेंस है वो ना होने पर अपना खिताब भी जारी कर दिया। तो वो खैर बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, मुझे तो लगता है ये सही खबर है कि ऐसा ही होना चाहिए था। अब जनाब आली चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि कराची में रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तोसी जो है वो कर दी गई है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस
रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ। रेंजर्स को 14 सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक तोसी दी गई है, जिसमें रेंजर्स को स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ ऑपरेशन टैंकर माफिया यानी आपको पता है जो कराची के रहने वाले अफराद हैं वो बेचारे पानी पीने का तो ख़रीदते ही हैं, साथ में वो नहाने का पानी भी ख़रीद के टैंकर्स के थ्रू लेते हैं, और वो टैंकर्स बड़े महंगे हैं। और टैंकर माफिया तो कभी कभी ऐसे भी करती है कि बाथरूम में कोई नहा रहा होता है और उस बेचारे का पानी ख़त्म हो जाता है और वो कॉल करता है कि एक टैंकर दे जाओ, तो कहते हैं पानी 2 दिन के बाद आएगा। तो ये हालत भी होती है वहाँ पर। मैंने खुद भुगता है, मैं वहाँ प्रोजेक्ट्स करने के लिए गई थी, ड्रामास करने के लिए, तो मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है कि वो कहते हैं पानी 2 दिन बाद आएगा। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानियों को कराची से निकालने का फैसला भी हुआ है। तो ये जो सारा टास्क है ये किसको सौंपा गया है? ये रेंजर्स को सौंपा गया है, और ये एक बड़ी खुश आइंद और कमाल की बात है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हुकूमत ने ये भी फैसला किया है, एस्टैब्लिशमेंट इदारों ने ये फैसला किया है कि कच्चे के जो डाकू हैं उनके पास बड़ा जदीद तरीन असलहा है। ख़ासतौर पे बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका अपना असला छोड़ के भागा था वो असला यहाँ कच्चे के डाकुओं के पास भी है। तो अब जो पुलिस है वो ऑपरेशन कर करके थक गई है, उनके तो बस की बात नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है वो वहाँ पर यानी फ़ौज को शामिल करके, रेंजर्स को शामिल करके ऑपरेशन किया जाएगा, और वहाँ पर जो है वो गैर महदूद मुद्दत तक जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया जाएगा, और फिर कच्चे के डाकुओं को उनके आखिरी अंजाम तक पहुँचाने के बाद ही फ़ौज और जो हमारे हसास इदारे हैं वो सांस लेंगे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 बातें चल रही हैं कि जी जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको एक्सटेंशन मिली है, एक्सटेंशन नहीं मिली है, कोई कह रहा है घर चले गए हैं, कोई कह रहा है घर नहीं चला गया। तो उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जहां हसास इदारे जो हैं वो जगह जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं पर मैं आपको बताऊं कि गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। पता ये चला है कि ये जो गोल्ड माफिया है ये क्या कर रही थी कि पाकिस्तान से गोल्ड को स्मगल भी किया जा रहा था, और जो ये प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं यानी डॉलर की प्राइसेस जो लोग फ्लक्चुएट कर रहे थे वो उनके ऊपर तो क्रैकडाउन हो रहा है। अब जो गोल्ड के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे, गोल्ड बार्स के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे, उनके खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का जो है वो आगाज़ हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल नदीम अंजुम की और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं उनको एक्सटेंशन मिल गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रमोशन हो जाएगी। और जनाब अली कुछ लोग जो हैं वो जनरल फैसल नसीर के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उन्हें एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक्सटेंशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो है उनकी जो सर्विस है वो 3 साल बाकी है, और उनकी प्रमोशन वाली खबरें जो हैं वो कहा जा रहा है कि फ़कत अफवाहें हैं, क्योंकि अभी पिछले साल उनको प्रमोशन मिली थी, और जब प्रमोशन किसी को आर्मी में मिलती है तो फिर अगली प्रमोशन मिलने तक, पिछली से लेकर अगली तक, उसको 3 साल पूरे करने होते हैं। तो इसलिए उनके हवाले से जो ये बातें की जा रही हैं वो गलत की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो जनरल नदीम अंजुम है उनको कुछ माह की एक्सटेंशन मिल सकती है। एक्सटेंशन इन द सेंस कि वो मज़ीद और कुछ अरसे के लिए काम कर सकते हैं, 1 साल के लिए काम कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आ रहा। और साथ ही आपको बता दूं कि कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ये ख़बर रिवील की है कि जो नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान आने से पहले उम्रा करने के लिए जाएंगे, लेकिन उम्रा करने के बाद जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे या तो तब, या फिर पाकिस्तान जब वो आने वाले होंगे तब, यानी कि पाकिस्तान में आकर या पाकिस्तान आने से 1 दिन या 2 दिन पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताने वाले ये बता रहे हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े बड़े सबूत सामने रखेंगे, जिसमें बहुत सारे ऑडियोज़ और वीडियो सबूत होंगे जिसको ना तो कोई झुटला सकेगा, और उसका फॉरेंसिक जो है वो पहले से हो चुका हुआ होगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो कई रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। अब इसमें 2 लोग जो हैं वो मेन कल्प्रिट साबित होंगे, जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में साकिब निसार और बंदियाल साहब के खिलाफ जो है वो एक्शन होने जा रहा है, और आप उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। तो यानी आप समझ लें कि ये अब सिलसिला शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बंदियाल साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, और बंदियाल साहब जो हैं वो अपनी जितनी भी साजिशें हैं उन्होंने करनी थी, और जो साकिब नसार का जो एजेंडा लेकर चल रहे थे, तो अब ये दोनों हजरात जो हैं उस एजेंडे को भुगतने वाले हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता चुकी हूँ कि परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं वो इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर फराह गोगी के बारे में और उनके समेत 17 अफराद के नाम इसमें आ गए हैं। सियासतदानों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहे हैं, हर एक के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। पाकिस्तान सही समत में जा रहा है। इस डंडे की पाकिस्तान को ज़रूरत थी
کیونکہ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر اب چل نہیں سکتے ہیں. تو اب وہ ڈنڈا جو ہے وہ اب چل رہا ہے تو ساری باتیں چیخیں تو نکلیں گی. اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, اور اسی ڈنڈے کا انتظار جو افغانستان کو بھی تھا, اور افغانستان کے اوپر جب ڈنڈا چلا تو کیسے انہوں نے معافیاں مانگی ہیں. اور تورخم بارڈر آپ کے خیال سے کھلنا چاہیے یا نہیں کھلنا چاہیے تھا؟ بہرحال کھل تو چکا ہے, لیکن ان کو ایک الٹیمیٹم دے کر کھولا گیا ہے. تو ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے, پرسنلی جواب دوں گی. اور یہ بھی بتائیے کہ فواد چودھری کا جو حال ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تصدیق جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.